today topic about microbiology, mycology and plant pathology. Plant pathology. Paper second. And class part फर्स्ट। कल अपन ने डिस्कस किया था कि जो फंगस है वो किस किस टाइप से फंगस जो है वो किस किस तरीके से जो है वो अपने डिफरेंट तरीके से डिजीज़ कोज करती है। वो डिजीज़ जो है वो एक टाइप से डिजीज़ जब कॉज होती है तो प्लांट बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सिम्टम्स कोज होते हैं। उन सिम्टम्स में से कल अपन ने स्टडी की थी किसकी, एक था अपना फंजाई, एक पॉइंट था अपना वायरस, नेक्स्ट पॉइंट था अपना बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और निमेटोड। फंजाई, कवक, वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और निमेटोड। जब एक बैक्टीरिया, एक वायरस, एक फंगस, एक माइकोप्लाज्मा, एक निमेटोड, कवक, वायरस, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड, ये डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, एक डिजीज़ को कोज करते हैं। जब ये डिजीज़ को कोज करते हैं मतलब उत्पन्न करते हैं, रोग को फैलाते हैं, तब एक प्लांट जो है वो क्या करता है, डिफरेंट सिम्टम्स उत्पन्न करता है, लक्षण शो करता है। इन लक्षणों की डिटेल अपन कल जो है कम्प्लीटली पढ़ चुके। अब इनमें भी अपन और ब्रीफली डिटेल से पढ़ेंगे किसको, फंगस को, क्योंकि फंगस जो है वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक लोअर क्रिप्टोगेम्स का एक ग्रुप है, निम्न वर्ग का क्या है, एक ग्रुप है। तो आज अपन बात करते हैं किसकी, फंगस की, कि फंगस जो है उसको भी दो में डिवाइड किया जाता है, एक माइकोटा में और एक यूमाइकोटा में। फंगस जो है उसको भी दो डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, एक माइकोटा और एक यूमाइकोटा। नंबर ए माइकोटा और नंबर बी यूमाइकोटा। माइकोटा और यूमाइकोटा। माइकोटा और इसको कहते हैं यू माइकोटा। तो फंगस को दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया, फंगस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो होती है लोअर ग्रुप की फंगस और एक होती है हायर ग्रुप की फंगस। तो जो माइकोटा है, माइकोटा ये होती हैं उच्च कवक, ये होती हैं उच्च कवक, और जो यूमाइकोटा हैं ये होती हैं निम्न कवक। निम्न कवक का मतलब वे कवक जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटी के गुण, क्वालिटी का मतलब है कि जनन, लैंगिक जनन के लिए लैंगिक अंग का विकसित होना, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कम विकसित होते हैं, कम विकसित होते हैं। और लोअर फंगस में, लोअर कवक में
बिल्कुल भी विकसित मतलब उत्पन्न ही नहीं होते। ऐसी फंगस जिसके अंदर लैंगिक जनन जैसी संरचना तो होती ही नहीं है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए क्या होते हैं, इसके अंदर ऑर्गन्स की जगह संरचनाएं बनती हैं इसके अंदर। तो अब आज अपन बात करते हैं सबसे पहले लोअर फंगस की। लोअर जो फंगस है उसके भी अलग अलग सब डिवीज़न है। ये इसका डिवीज़न है, डिवीज़न। इस सब डिवीज़न को डिवाइड किया गया है सब डिवीज़न। इसमें से फर्स्ट जो सब डिवीज़न है वो है मैस्टिगो, मैस्टिगो माइकोटिना। मैस्टिगो माइकोटिना, मैस्टिगो माइकोटिना। तो आज जो है अपन डिटेल से स्टडी करेंगे किसकी, मैस्टिगो माइकोटिना के जनरल कैरेक्टर की, कि मैस्टिगो माइकोटिना को लोअर फंगस में क्यों रखा गया। क्या कारण है कि एक मैस्टिगो माइकोटिना निम्न फंजाई है। मैस्टिगो माइकोटिना एक लोअर फंगस है, क्या क्या कारण है। तो आज जो है अपनी हेडिंग होगी जनरल कैरेक्टर ऑफ मैस्टिगो माइकोटिना। जनरल कैरेक्टर सामान्य लक्षण या सामान्य गुण, मैस्टिगो माइकोटिना के सामान्य गुण। जनरल कैरेक्टर ऑफ मैस्टिगो माइकोटिना। मैस्टिगो माइकोटिना की हिंदी मैस्टिगो माइकोटिना ही होती है। मैस्टिगो माइकोटिना के सामान्य लक्षण या गुण। इनके क्या क्या सामान्य गुण होते हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। पहला गुण, अभी अपन ने देखा कि मैस्टिगो माइकोटिना कौन से डिवीज़न की है, यू माइकोटा ग्रुप की है, यानी कि लोअर फंगस है। तो पहला ये क्या है, एक यू माइकोटा। यू माइकोटा फंगस क्या है, एक यू माइकोटा है, यानी कि मैस्टिगो माइकोटिना जो है वो एक निम्न कवक है। निम्न कवक का गुण है ये। अब निम्न कवक के क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं कि जो निम्न कवक है उसका पहला कैरेक्टर, जो यू माइकोटा है इसका पहला कैरेक्टर अपन ए पॉइंट डाल के लिख देते हैं कि जितनी भी यू माइकोटा फंगस जो होती हैं, मैस्टिगो माइकोटिना जैसे सदस्य होते हैं जो निम्न कवक होते हैं, इनके अंदर बनने वाले स्पोर जो होते हैं उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, फ्लैजिला। जो बीजाणु होते हैं उन पे क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला के द्वारा क्या करते हैं, ये मूवमेंट, गति करते हैं। फ्लैजिला को हिंदी में कहते हैं कसाभिका। कसाभिका। तो हम क्या कह सकते हैं, यू माइकोटा की जितनी भी फंगस होती हैं
ये सारी फंगस कैसी होती हैं? निम्न फंगस होती हैं, लोअर कैटेगरी की फंगस होती हैं। और लोअर कैटेगरी की फंगस के जो स्पोर बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं, इन बीजाणुओं पर फ्लैजिला पाई जाती हैं, यानी कि कसाबिकाएँ पाई जाती हैं। और ये कसाबिकाएँ क्या काम करती हैं? गति करने का काम करती हैं। अगर हम अब इसको डायरेक्ट वे में कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि निम्न फंगस यानी कि मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्यों के स्पोर पर फ्लैजिला पाई जाती हैं, अर्थात वे फ्लैजिला के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, इसका मतलब वो स्पोर चलते हैं। तो ये स्पोर कैसे होंगे? जू स्पोर होंगे। कैसे स्पोर होंगे? जू स्पोर, चल बीजाणु। कैसे स्पोर होंगे? चल बीजाणु, चलने वाले बीजाणु होंगे ये, यानी कि इनके ऊपर जो कसाबिकाएँ पाई जाएंगी, उन कसाबिका के द्वारा वो चलेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचेंगे। अब सिंपल सी बात है, चल रहे हैं ये, ज़मीन पे तो ये चल नहीं सकते। इसका मतलब इस फंगस को रहने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? जल की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी। जल के अंदर इनके स्पोर इन कसाबिकाओं के द्वारा तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी निम्न कवक होती हैं, लोअर फंजाई होती हैं, वो सब किस में पाई जाती हैं? जल में पाई जाती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोअर फंगस जो होती हैं, निम्न कवक जो होती हैं, वो अपना जीवन यापन किस में करती हैं? जल में करती हैं। क्यों? क्योंकि जल इनके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जल के द्वारा ही क्या करती हैं? ये चलती हैं और चल करके अपने स्पोर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। एक स्थान से क्या करती हैं? दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। ये क्या होते हैं? चल बीजाणु पाए जाते हैं, जू स्पोर पाए जाते हैं। ये हुआ इनका पहला कैरेक्टर। अब अपन बात करते हैं इनके दूसरे कैरेक्टर की। जो सेकंड कैरेक्टर है वो आता है कि इनके जीवन चक्र में फ्लैजिला युक्त सेल्स बनती हैं। सेकंड पॉइंट, इनकी लाइफ साइकिल में क्या बनती हैं? फ्लैजिला युक्त सेल्स बनती हैं, कोशिका बनती हैं। फ्लैजिला युक्त कोशिका बनती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इनके जीवन चक्र में, इनकी लाइफ साइकिल में, इनकी लाइफ साइकिल में क्या बनेंगी? जो कोशिकाएं बनेंगी वो सारी कैसी होंगी? फ्लैजिला युक्त होंगी। किसकी युक्त होंगी? कसाबिकाओं से युक्त कोशिकाएं होंगी। नेक्स्ट अपन पॉइंट्स की बात करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि इनका जो थैलस होता है, इनका थैलस को हिंदी में कहते हैं सुकाई। इनका जो थैलस होता है वो होता है सिंपल, साधारण प्रकार का थैलस पाया जाता है। और एक कोशिकीय होता है यूनिसेलुलर। कभी कभी वह बहुकोशिकीय भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। और जो थैलस है वो क्या कहलाता है? हाइफी कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइफी कहलाता है। अब अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें, इनका थैलस को कहते हैं सुकाई हिंदी में। थैलस का मीन्स क्या होता है? थैलस का मीन्स होता है कि प्लांट बॉडी जब वो अलग अलग ऑर्गन्स में विभेदित नहीं हो, यानी कि पूरी बॉडी में रूट है, शूट है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, उनका विभेदन नहीं होता, नाम है थैलस। थैले जैसी संरचना, जैसे थैले के अंदर कुछ भी भरा हुआ है, वो किसी को दिखता नहीं कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वैसे ही इनकी बॉडी कैसी होती है? थैले की जैसी होती है। इसलिए फंगस को क्या कहते हैं?
पादपों का थैलस, क्योंकि इनका थैलस, इनका सुकाय बिल्कुल सिंपल, साधारण प्रकार का, सरल प्रकार का होता है। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है, सरल, एक कोशिकीय, और कभी कभी वह बहुकोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है। और जब इनका थैलस सिंपल होता है और एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है, तब उसे क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। हिंदी में इसको हाइफी ही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइफी। तो सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि मैस्टिगोमाइकोटिना के जो सदस्य होते हैं वो यूमाइकोटा के होते हैं। सेकंड, इनके जो स्पोर होते हैं वो मूवमेंट करने वाले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका जीवन चक्र हमेशा फ्लैजिला वाली कोशिकाओं से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका जो थैलस होता है, जो सुकाय होता है, वो सिंपल टाइप का एक कोशिकीय होता है और साथ में ही कैसा होता है? मल्टी सेलुलर भी होता है। अब हाइफी, हाइफी का मतलब क्या होता है? हाइफी, नेक्स्ट पॉइंट आएगा फोर्थ पॉइंट, कि जो हाइफी है इसको हमने यहाँ देख लिया कि थैलस तो है ही है, सिंपल टाइप का थैलस है, और वो थैलस या तो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। अब ये जो एक कोशिका बनी हुई है, इसमें सेप्टा, पट होंगे या नहीं होंगे? अगर मैं आपको डायग्राम के फॉर्मेशन में समझाऊं, हाइफी, ये छोटे छोटे धागेनुमी जो संरचना होती हैं ये कहलाती हैं हाइफी। क्या कहलाती हैं? हाइफी। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक थ्रेड लाइक संरचना, एक धागेनुमी संरचना क्या कहलाती है? हाइफी कहलाती है। इसके अंदर या क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें, एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जैसे सपोज करो ये एक कोशिका है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर व यूनिन्यूक्लिएट। एक कोशिकीय व एक केंद्रकीय। कोशिका भी एक है, केंद्रक भी एक है, तो यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट। अब अपन इस कोशिका की बात करें तो कोशिका तो एक है, लेकिन न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? एक कोशिकीय व बहुकेंद्रकीय, यूनिसेलुलर व मल्टी न्यूक्लिएट। अब अपन अगर इस पूरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं इसके अंदर। जब एक फंगस के अंदर एक से ज़्यादा कोशिका है और न्यूक्लियस भी एक से ज़्यादा है, तो हम इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकोशिकीय और बहुकेंद्रकीय। तो जो ये थैलस के लिए हमने लिखा था कि सिंपल टाइप का थैलस है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या ये मल्टी सेलुलर है, तो ये जो संरचना है वो क्या कहलाती है? हाइफी कहलाती है। अब हम डेफिनेशन के रूप में कहें तो क्या कह सकते हैं कि हाइफी एक वह धागेनुमा संरचना है जिसके अंदर कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, वह न्यूक्लियस उपस्थित है। क्या कह सकते हैं? कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्मा है और कुछ मात्रा में उसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित है। ये न्यूक्लियस एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये एक या एक से अधिक की संख्या में भी हो सकते हैं ये न्यूक्लियस। तो हम क्या कहेंगे? हाइफी एक वह संरचना है जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक केंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय संरचना होती है। तो ये क्या है? इसका नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर है कि एक हाइफी जो है
वो एक कोशिकीय भी हो सकती है, बहुकोशिकीय भी हो सकती है, एक केंद्र की भी हो सकती है और बहुकेंद्र की भी हो सकती है। ये है इसका नेक्स्ट कैरेक्टर। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 5 कि जो इनकी यूनिसेलुलर सदस्य होंगे, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, जितनी भी एक कोशिका वाली हाइफी होंगी उन सारे सदस्यों के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, राइजोइड्स, जिसको कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स की हिंदी राइजोइड्स ही होती है। राइजोइड्स उपस्थित होते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया था आपको कि ये एक कोशिकीय क्या है, हाइफी है। इस एक कोशिकीय हाइफी के अंदर ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अंदर कुछ मात्रा में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा। ये जो एक कोशिकीय, अब इस हाइफी को दो में डिवाइड कर दिया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक केंद्रकीय बहुकेंद्रकीय। तो जो एक कोशिकीय जितनी भी फंजाई होंगी ये एक कोशिका वाली फंजाई, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। अब राइजोइड्स होते क्या हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। कोई भोजन का अवशोषण करता है, कोई भोजन का पाचन करता है, कोई भोजन को चबाने का काम करता है, कोई उसके डाइजेशन होने के बाद में उसको बाहर त्यागने का काम करता है। वैसे फंगस क्या होती हैं, एक निम्न होती हैं, लोअर कैटेगरी की होती हैं। उनके लिए अपन ने समझा भी कि इनकी बॉडी के अंदर कोई थैलस जैसी संरचना होती है, कोई बॉडी ऑर्गन्स नहीं होते। अब बॉडी ऑर्गन्स नहीं होते इसका मतलब इनके अंदर सारा काम एक ही कोशिका करेगी। यही एक कोशिका होगी जो भोजन को अवशोषित भी करेगी, जो भोजन को पचाएगी भी, और पचाने के बाद में बचे हुए रो पदार्थ को क्या करेगी, बाहर भी ट्रांसफ़र करेगी। तो जो ये एक कोशिका है, ये कोशिका क्या करती है, अपने बाहर की ओर इस तरीके से क्या बना लेती है, राइजोइड्स बना लेती है। ये राइजोइड्स क्या करते हैं, जैसे ही इनको कोई दूसरी फंगस मिलती है, उस फंगस से क्या करते हैं, फंगस या कोई बैक्टीरिया या कोई होस्ट प्लांट, यानी कि ये एक पैथोजन है, इसको कोई भी होस्ट चाहिए। होस्ट के रूप में XYZ कुछ भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल्स भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है। तो ये उनसे भोजन का अवशोषण करने के लिए क्या डेवलप कर लेती हैं, राइजोइड्स डेवलप कर लेती हैं। और इन राइजोइड्स के द्वारा किसका, भोजन का क्या करेंगी, अवशोषण। क्या करती है, भोजन का अवशोषण करती है। और जैसे ही ये क्या करती हैं, इस भोजन का अवशोषण करती हैं, उस भोजन को अपनी बॉडी के अंदर एक साइटोप्लाज्मा के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं और ये साइटोप्लाज्मा पूरी सेल्स को पोषण प्रदान करता है। अब जब ये अपना आगे जनन करेंगी तो जनन भी इनके अंदर डिफरेंट टाइप से होगा कि यदि एक ही कोशिका में है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, बहुकोशिकीय है तो अलग टाइप का होगा। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके अंदर जनन के लिए 6th पॉइंट नंबर 6 कि इसके अंदर किस किस टाइप का जनन होता है। बात करते हैं अपन, इसी के आधार पे चलते हैं अपन राइजोइड्स के आधार पे कि राइजोइड्स जिन कोशिकाओं में पाए जाते हैं वो या तो एक कोशिकीय ही होती हैं और जिनमें राइजोइड्स नहीं होते वो बहुकोशिकीय होती है, मल्टी सेलुलर होती है। अब कोशिका चाहे एक कोशिकीय हो चाहे कोशिका बहुकोशिकीय हो, दोनों कोशिकाओं में जनन होता है और यह जनन इनके अंदर दो प्रकार से पाया जाता है। एक जनन होता है इनके अंदर लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक इनके अंदर जनन होता है अलैंगिक जनन, एक होता है इनके अंदर अलैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, अपन बात करते हैं लैंगिक जनन की।
तो अभी अपन ने देखा कि इनकी बॉडी तो कैसी है, थैलस के समान है, तो लैंगिक जनन इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। अब इनको लैंगिक जनन भी करना जरूरी है। जब अंग नहीं है तो किसके द्वारा करेंगे ये लैंगिक जनन? तो इनके अंदर एक डिफरेंट टाइप की प्रोसेस पाई जाती है कि लैंगिक अंग नहीं है तो क्या हुआ, इनकी क्या करते हैं, दो फंगस की कोशिकाएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं, संपर्क में आ जाती हैं। जैसे मैंने डायग्राम बनाया, एक कोशिका तो ये और दूसरी कोशिका ये, इसका न्यूक्लियस ये और उस कोशिका का न्यूक्लियस ये। लैंगिक जनन का मतलब होता है विपरीत प्रकार की दो कोशिकाएं संपर्क में आएंगी। सपोज करो कि ये एक मेल फंगस की कोशिका है और ये एक फीमेल फंगस की कोशिका है। जैसे ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, संपर्क में आती हैं, तो सबसे पहले अपने साइटोप्लाज्मा का आदान प्रदान करेंगी, फिर केंद्रक का आदान प्रदान करेंगी और फिर वापस अर्धसूत्री विभाजन कर लेंगी। इसलिए क्या कहा जाता है कि फंगस के अंदर पाया जाने वाला लैंगिक जनन एक वास्तविक प्रकार का लैंगिक जनन तो नहीं होता, लेकिन एक आभासी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसे कहते हैं सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आभासी लैंगिक जनन। और जो आभासी लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है कि दो विपरीत प्रकार की कवक की कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आकर के पहले एक दूसरे को अपने कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान करती हैं, फिर अपने केंद्रक का आदान प्रदान करती हैं, और जब केंद्रक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब वो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, और उस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर लैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अपन बात करते हैं इसमें अलैंगिक जनन की। अब कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर अलैंगिक जनन, तो सिंपल सी बात है कि जनन अंग तो होंगे नहीं, अलैंगिक रूप से वो बनेंगी। तो अलैंगिक रूप से बनने के लिए इनके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। ये बीजाणु जो हैं वो क्या करते हैं, जनन की क्रिया में भाग लेंगे। स्पोर, ये बीजाणु जो हैं वो जनन की क्रिया में भाग लेंगे। अब बीजाणु कहाँ बनते हैं, अलग अलग प्रकार के फंगस में अलग अलग प्रकार से होता है कि यदि बीजाणु किसमें, बीजाणु धानी में बनते हैं तब तो वो कहलाएंगे स्पोर। स्पोरेंजिया में बनने वाले, जहाँ स्पोर बनते हैं वो स्पोरेंजिया, जहाँ कॉनिडिया बनते हैं वो कॉनिडियोफोर या कॉनिडियम। वैसे अलग अलग फंगस के अंदर अलग अलग टाइप से बनते हैं। तो अपन इसको डिटेल से देखते हैं एक बार अलैंगिक जनन को। तो नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट रहेगा अलैंगिक जनन। एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा देती हूँ कि मैस्टिगोमाइकोटिना के जो सदस्य होते हैं वो यूमाइकोटा के अंतर्गत आते हैं, जिसको निम्न फंगस के अंतर्गत रखा जाता है, निम्न कवक में रखा जाता है। इनके जो स्पोर होते हैं उनके ऊपर फ्लैजिला पाई जाती हैं। फ्लैजिलाओं को मूवमेंट करने के लिए क्या पाए जाते हैं, उनके अंदर जो स्पोर बनते हैं, इनकी स्पोर के ऊपर चलने के लिए फ्लैजिला पाई जाती हैं। फ्लैजिला के टाइप्स होते हैं जो अपन आगे बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड अपना पूरा एक टॉपिक है। आपको बस ये यहाँ यही ध्यान रखना है कि उनको गति करने के लिए कसाबिकाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने जीवन चक्र में फ्लैजिला ज़रूर बनाएंगे कोशिकाओं के ऊपर। फिर आता है इनका थैलस। इनका जो थैलस है वो बिल्कुल सिंपल प्रकार का होता है, साथ ही वो एक कोशिकीय होता है या फिर वो बहुकोशिकीय होता है। जब वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होता है तब उसको क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। तो जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है उसमें केंद्रक की संख्या के आधार पर भी उसको क्या डिवाइड कर देते हैं। यदि एक कोशिका है, एक ही केंद्रक है तो एक केंद्र की, वह एक कोशिकीय
और यदि एक से ज़्यादा कोशिका है और उसके अंदर